Greetings to all students. So this is our next lecture and today's topic is reservoirs. In the previous lecture we have discussed about the dams and their terminologies, classification of dams, engineering properties of rock, geological defect at dam site and dams on different rocks. So we have all completed the dams and their topics. Now we will start the reservoirs, and reservoir is very important topic as the exam perspective. So let's see what is reservoirs and how it is important to us as a civil engineering. So let's see. So first of all, reservoir. What is reservoir? Reservoir is a huge storage area for water in the upstream of a dam. So basically, as I have discussed in the previous lecture, that reservoir is an artificial storage of water in the form of dam, and the natural storage of water, that is aquifer, in the form of groundwater. सो रिजर्वायर एक ह्यूज स्टोरेज है वाटर का जो कि अपस्ट्रीम साइड में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एज अ डैम. सो उसे हम बोलते हैं रिजर्वायर, डेट इज़ आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ वाटर. और अगर हम नेचुरल स्टोरेज ऑफ वाटर की बात करें तो नेचुरल स्टोरेज ऑफ वाटर है हमारा एक्वीफर, जो इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर प्रेजेंट रहता है अंडर द ग्राउंड सरफेस एंड विच इज़ नोन एज द एक्वीफर. सो रिजर्वायर ह्यूज स्टोरेज है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपस्ट्रीम साइड में एज अ आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ वाटर एज अ डैम. एंड reservoir store the water particular in the rainy season, and it is used throughout the year for various purpose such as for irrigation purpose, power generation, drinking, navigation, flood control, etc. सो रिजर्वायर जो होता है वो पर्टिकुलरली वाटर को स्टोर करने के लिए ही बनाते हैं बाय यूजिंग द डैम कंस्ट्रक्शन. एंड मोस्ट ऑफ द रिजर्वायर हम रेनी सीजन के टाइम बनाते हैं ताकि थ्रू आउट द ईयर हम वाटर का यूज़ कर सके विद द हेल्प ऑफ डैम. सो हम रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस. बहुत सारे पर्पसेस हैं और ये जो भी पर्पस है हम इन द प्रीवियस लेक्चर, डैम वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. सो ये है हमारा रिजर्वायर. सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है व्हाट इज़ डैम एंड व्हाट इज़ रिजर्वायर. डैम एक स्ट्रक्चर है और डैम जो वाटर को कंसिस्ट करता है, जो वाटर को होल्ड करके रखता है, उसको हम बोलते हैं रिजर्वायर्स. ठीक है. और रिजर्वायर आर्टिफिशियल होते हैं और जो नेचुरल स्टोरेज ऑफ वाटर होता है वो होता है हमारा एक्वीफर जो अंडर द ग्राउंड सरफेस होता है. ठीक है. सो these are the main difference between the reservoirs and aquifer and the dams. Now geological consideration for reservoir. अब एज अ रिजर्वायर जब हम कोई रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम स्ट्रक्चर, तो हमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स चाहिए रिजर्वायर्स के लिए. सो सबसे पहला है इट शुड हैव इफेक्टिव स्टोरेज कैपेसिटी. मतलब जो हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि स्टोर करना है वाटर को, और उसका जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और ह्यूज होनी चाहिए. ठीक है. सो इट शुड हैव इफेक्टिव स्टोरेज कैपेसिटी. सेकेंड है इट शुड बी वाटर टाइट. मतलब वाटर का लीकेज कहीं से नहीं होना चाहिए. जितना भी हम डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जितना भी स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी में हमारा डैम बन रहा है, वहाँ से कहीं से भी एज अ बेसमेंट, एज अ फाउंडेशन या वॉल ऑफ क्रैक, कहीं से भी वाटर का लीकेज नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वाटर टाइट होना चाहिए, क्योंकि जो हम वाटर स्टोर करके रख रहे हैं फ्यूचर के लिए, अगर उसी में ही कोई डैमेज होगा, कोई लीकेज होगा, तो हमारा जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा लॉस में जाएगा. सो डेट्स वाई इट शुड बी वाटर टाइट एंड इट शुड हैव इफेक्टिव स्टोरेज कैपेसिटी. मतलब उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. इट शुड बी वाटर टाइट होना चाहिए. मतलब कोई भी वाटर का लॉस नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए वाटर का. इट शुड हैव लेस सिल्टेशन.
अब जो लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट शुड हैव लेस सिल्टेशन। सिल्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग, इरोजन, बहुत सारे जो इन्वायरमेंट में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रोसेस थ्रू आउट द टाइम शुरू रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रिजर्वायर होता है या जो डैम होता है, विद द हेल्प ऑफ एयर या वाटर, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो डस्ट पार्टिकल्स है या छोटे छोटे से स्मॉल सिल्ट है, वो अपने साथ कैरी करके लेकर आते हैं और रिजर्वायर में या डैम में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे सिल्टेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। सिल्टेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट इंक्रीज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिल्टेशन प्रोसेस। और ये सिल्टेशन प्रोसेस होता है थ्रू दी वेरियस प्रोसेस, जैसे कि वेदरिंग हो सकता है, इरोजन हो सकता है, जो भी प्रोसेस होती है इन्वायरमेंट में, वो सारी प्रोसेस के थ्रू जितने भी पार्टिकल्स है, चाहे फिर वो एयर के थ्रू एक्यूमुलेट होते हो या वाटर के थ्रू या फिर कोई भी फिजिकल पैरामीटर्स के थ्रू, जो भी सिल्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है और डैम में या रिजर्वायर में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो प्रोसेस हम बोलते हैं सिल्टेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे बोल रहा है इट शुड हैव लेस सिल्टेशन, मतलब हमें उस डैम में या उस रिजर्वायर में सिल्टेशन नहीं चाहिए। सिल्टेशन होगा तो क्या होगा, सिल्टेशन होगा तो हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर डैम की, वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा सिल्टेशन होगा, वाटर कैपेसिटी जो है स्टोरेज की, वो कम होती जाएगी। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है रिजर्वायर की, इट शुड हैव लेस सिल्टेशन। उसका सिल्टेशन जो है वो बहुत कम होना चाहिए, ताकि हम उस एरिया में, उस विथ में वाटर का स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर। द फर्स्ट इज़ इट शुड हैव इफेक्टिव स्टोरेज कैपेसिटी, उसके स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। इट शुड बी वाटर टाइट, वाटर टाइट होना चाहिए, डैट मीन्स के वाटर का लीकेज नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, दैट इज़ इट शुड हैव लेस सिल्टेशन। सिल्टेशन बहुत कम होना चाहिए, सिल्टेशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अगर सिल्टेशन होगा तो हमारा जो डैम का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वाटर की, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सिल्टेशन प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम वेदरिंग, इरोजन की वजह से होता है, कभी कभी फिजिकल पैरामीटर्स के थ्रू होता है, कभी कभी नेचुरली भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एरिया में फ्लड आता है, तो फ्लड के साथ जो वाटर का फोर्स होता है, वो वाटर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स, पार्टिकल, सिल्ट बहा के अपने साथ लेकर आता है। डैम्स में या फिर रिजर्वायर के थ्रू या ट्रिब्यूटरी जो रहती है, स्ट्रीम के थ्रू बहा के एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे डैम पे। तो डैम में बहुत ज़्यादा वो मडी मटेरियल जो रहता है, उसको हम मडी मटेरियल भी बोल सकते हैं, वो सिल्ट जो रहता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से पानी भी स्पॉइल हो जाता है और हमारा जो सिल्टेशन है वहाँ पे शुरू हो जाता है। और सिल्ट ज़्यादा एक्यूमुलेट होने की वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी है उस रिजर्वायर की, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 मेन बेसिक से रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। और एज अ सिविल इंजीनियर ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर रिजर्वायर। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, it should be watertight, and it have less siltation. These are the 3 basic requirements for the reservoir. Now the reservoir study includes many geological and non-geological aspects. अब जो रिजर्वायर स्टडी है वो बहुत सारी कुछ जियोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स को इंक्लूड करती है और कुछ नॉन जियोलॉजिकल एक्सपेक्ट को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले है वाटर टाइटनेस फॉर रिजर्वायर एरिया, सेकेंड है सिल्टिंग रेट, लाइफ ऑफ रिजर्वायर, कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर, एरिया कवर्ड बाय द रिजर्वायर, इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, इकोलॉजिकल इफेक्ट, कैचमेंट एरिया एक्सेट्रा। सो जो सबसे पहला है वाटर टाइटनेस फॉर रिजर्वायर एरिया। सो ये मैं बता चुकी हूँ कि वाटर टाइटनेस क्या है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम हमें वाटर टाइटनेस का ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा गुड स्ट्रेंथ मटेरियल यूज़ करना चाहिए फॉर द डैम कंस्ट्रक्शन,
ताकि इन फ्यूचर उस डैम में कोई भी लीकेज की प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो। तो वाटर टाइटनेस का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि वाटर लॉस ना हो। सेकंड है सिल्टिंग रेट। सिल्टिंग रेट डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा सिल्टिंग रेट होगी रिजर्वायर की लाइफ कम होगी। सो सिल्टिंग रेट डिपेंड करती है हमारे लाइफ ऑफ द रिजर्वायर पे, या लाइफ ऑफ रिजर्वायर डिपेंड करती है हमारी सिल्टिंग रेट पे। ठीक है, अगर सिल्टिंग रेट ज़्यादा होंगी तो जो रिजर्वायर की लाइफ है, रिजर्वायर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। और अगर सिल्टिंग रेट कम है तो हमारा रिजर्वायर एक हेल्दी वे में बहुत सालों तक के रह सकता है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर, स्टोरेज कैपेसिटी की यहाँ पे बात हो रही है। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कितना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है वाटर को स्टोर करके रखने के लिए। एरिया कवर्ड बाय द रिजर्वायर, एरिया कवर्ड बाय मतलब वही होता है जो हमारा डैम स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो कितना एरिया कवर्ड करता है, वो भी डिपेंड करता है, बिकॉज हर जगह की लिथोलॉजी, हर जगह का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। इफ़ेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, ऑब्वियसली इवेपोरेशन के प्रोसेस से भी हमारा बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो लॉस होता है बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन। एंड एज वी हैव नोन डेट क्लाइमेट आर चेंज्ड, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ता है, हमारे वाटर साइकिल पे पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। एंड बिकॉज ऑफ दीज हर थोड़ा थोड़ा पैरामीटर्स पे हर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल इफेक्ट। इकोलॉजिकल इफेक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इकोलॉजिकल इफेक्ट में हमारे आ जाते हैं वेदरिंग, इरोजन प्रोसेस, जहाँ पे हमें विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू विच वी हैव द सिल्टिंग प्रॉब्लम इन द रिजर्वायर। और इकोलॉजिकल इफेक्ट में हमारे फ्लड एरियाज़ भी आ जाते हैं, जहाँ पे फ्लड ज़्यादा आते हैं तो वो भी डायरेक्टली हमारे जो डैम है रिजर्वायर पे इफ़ेक्ट करते हैं। एंड लास्ट है हमारा कैचमेंट एरिया। सो कैचमेंट एरिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट इज़ कैचमेंट एरिया? कैचमेंट एरिया वो होता है जहाँ पे हमारी जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम का जो मेन चैनल होता है, जो सेंटर ऑफ स्ट्रीम होता है, जहाँ पे ऑल या मोर एक से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज जब आके एक पॉइंट पे मिलती है और एक बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ पॉइंट बनाती है, उसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे कैचमेंट एरिया की बात हो रही है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है ये ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर हमको ध्यान में रखने चाहिए। ये कुछ जियोलॉजिकल है, नॉन जियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करके रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे वाटर टाइटनेस, नेक्स्ट है हमारा सिल्टिंग रेट। सो एज आई टोल्ड यू कि सिल्टिंग रेट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे लाइफ ऑफ रिजर्वायर पे। अगर सिल्टिंग रेट ज़्यादा होगा तो रिजर्वायर लाइफ जो है वो कम होगी, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वाटर को स्टोर करके रखने की वो कम हो जाएगी। और सिल्टिंग रेट अगर कम होगा तो उसकी कैपेसिटी पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जो वाटर का स्टोरेज है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल और डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सिल्टिंग रेट। एरिया कवर्ड बाय रिजर्वायर, एरिया कवर्ड बाय रिजर्वायर डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप की लिथोलॉजी है और किस पर्पस के लिए हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए हम वाटर को स्टोर करके रख रहे हैं। अगर हमारा पर्पस कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम का है तो हम एक लेस रिजर्वायर बनाते हैं, और अगर हमारा पर्पस लॉन्ग टाइम के लिए है, थ्रू आउट द लाइफ अगर हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो डिपेंड करता है हमारे उस पर्पस पे कि हम कितना एरिया कवर्ड कर रहे हैं। और एरिया कवर्ड इज़ ऑल्सो डिपेंड करता है हमारे स्ट्रीम चैनल पे, रिवर का जो स्ट्रीम चैनल होता है और फ्लो ऑफ रिवर चैनल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्लो रहेगा, जितना ज़्यादा हमारी जो रिवर का जो विड्थ है वो कैपेसिटी रहेगी, फ्लो ऑफ रिवर जो जितनी ज़्यादा होती है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा डैम किस स्ट्रक्चर का होगा और कितना एरिया कवर करेगा।
नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, जैसा कि मैंने बताया है कि इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन से भी हमें बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है हमारे रिजर्वॉयर पे। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो उस वाटर का स्टोरेज कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो वाटर का स्टोरेज मेंटेन रहेगा। और इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारी सोलार हीटिंग पे। सोलार हीटिंग ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, सोलार हीटिंग कम होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। और सोलार हीटिंग डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस पे, हमारे क्लाइमेट पे, हमारे वेदर्स पे। सो ये जो साइकिल है ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इनका सब पे धीरे इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है इकोलॉजिकल इफेक्ट और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जहाँ पे फ्लड्स एरिया आ जाते हैं, हमारे वेदिंग इरोजन प्रोसेस आ जाती है। उसके बाद कैचमेंट एरिया, और कैचमेंट एरिया क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो ये थे हमारे रिजर्वॉयर स्टडी इंक्लूड्स मैनी जियोलॉजिकल एंड नॉन जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो ये सारे आपको एज इट इज़ आपके नोटबुक में लिखना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5, 7 तक के एज इट इज़ आपको लिखना है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आप ये पॉइंट एज इट इज़ लिखना है, आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। इनकेस अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, आपके क्वेश्चन में ये नहीं है, तो आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। नाउ वी विल सी रिजर्वॉयर प्रॉब्लम्स। अब कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करते हैं रिजर्वॉयर्स के टाइम पे। सो देयर आर टू मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ एवरी रिजर्वॉयर। फर्स्ट है हमारा लीकेज प्रॉब्लम एंड सेकेंड है हमारा सिल्टिंग प्रॉब्लम। सो ये ही दो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हम हर रिजर्वॉयर के टाइम पे फेस करते हैं। लीकेज प्रॉब्लम क्या है वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। लीकेज प्रॉब्लम, रेट ऑफ लीकेज एंड सीपेज फ्रॉम अ रिजर्वॉयर इंडिकेट्स इट्स वाटर टाइटनेस। जितना ज़्यादा लीकेज होगा उतना ज़्यादा रिजर्वॉयर का कैपेसिटी जो है वो कम होगी, और उसका सीपेज भी होगा। सीपेज मतलब क्या होता है? सीपेज मतलब जो हमारा रिजर्वॉयर रहता है उसमें से अगर कोई भी वाटर टेबल है, वाटर टेबल क्या होता है ये हम एक्वीफर वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो वाटर टेबल से जो अगर वाटर लीकेज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सीपेज, ठीक है। तो रेट ऑफ लीकेज एंड सीपेज फ्रॉम अ रिजर्वॉयर इंडिकेट्स इज वाटर टाइटनेस। तो वाटर टाइटनेस को इंडिकेट करता है। जितना ज़्यादा लीकेज होगा वाटर टाइटनेस कम होगी, और जितना कम लीकेज होगा वाटर टाइटनेस उतनी ज़्यादा होगी। वाटर टाइटनेस मतलब हमारा जो कैपेसिटी है वाटर को स्टोर करने की, उसको हम बोलते हैं वाटर टाइटनेस। मतलब हमारा लॉस ऑफ वाटर कितना होता है। वाटर टाइटनेस अच्छा होगा तो लॉस ऑफ वाटर कम होगा, और वाटर टाइटनेस ज़्यादा होगा तो जो हमारा लॉस ऑफ वाटर है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। तो वाटर टाइटनेस मतलब होता है हमारा कैपेसिटी टू स्टोर दी वाटर और टू होल्ड दी वाटर, जिसकी वजह से वाटर लॉस ना हो। तो इसके लिए हमें डायरेक्टली ध्यान रखना होता है हमारे लीकेज पे। तो रेट ऑफ लीकेज, और रेट ऑफ लीकेज डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे मटेरियल, जिस तरीके का हम मटेरियल बना रहे हैं, जिस तरीके से मटेरियल से हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड रहता है हमारे लीकेज पे, ठीक है। लीकेज जनरली ऑकर्स थ्रू बेडिंग प्लेन्स, जॉइंट्स, फ्रैक्चर, फॉल, सॉल्यूशन चैनल्स एंड बरीड चैनल्स। तो लीकेज मोस्ट ऑफ द टाइम हमें तभी देखने के लिए मिलती है जब उस डैम में या उस रिजर्वॉयर में हमको बेडिंग प्लेन्स आ जाते हैं, या जॉइंट्स आ जाते हैं, फ्रैक्चर आ जाते हैं, या फॉल्ट आ जाते हैं, तभी हमें लीकेज की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। जैसे कि मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में कि अगर कोई डैम है और वहाँ पे कुछ अर्थक्वेक के झटके हो रहे हैं या अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस हमको फील हो रही है, तो उस अर्थक्वेक की वजह से भी कभी कभी डैम में क्रैक्स आ जाते हैं, जॉइंट्स आ जाते हैं। तो उस वजह से भी लीकेज का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो ऐसे प्रॉब्लम्स है, बेडिंग प्लेन्स, जॉइंट्स एंड फ्रैक्चर, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें आफ्टर द अर्थक्वेक, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक देखने के लिए मिलती ही है, ठीक है। लीकेज कॉजेज ग्रेट लॉस ऑफ रिजर्वॉयर वाटर एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑल्सो। सो लीकेज प्रॉब्लम से जो होता है, लीकेज की वजह से हमें सबसे ज़्यादा वाटर लॉस का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हमको देखने के लिए मिलता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। उसकी स्टेबिलिटी भी उस लीकेज पे डिपेंड करती है, ठीक है। ज़्यादा लीकेज होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर लीकेज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। लीकेज कम होने की वजह से उसकी जो लाइफ है, लाइफ ऑफ रिजर्वॉयर बढ़ जाती है। वाटर टाइटनेस ऑफ रिजर्वॉयर एरिया कैन बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ द रिवर एंड ग्राउंड वाटर कंडीशन इन द एरिया।
जैसे कि मैंने बताया कि जो वाटर टाइटनेस है वो मेन रीज़न होता है हमारे रिजर्वायर की एरिया को, जो कि डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ रिवर, कि किस टाइप की रिवर है, रिवर का फ्लो क्या है, रिवर का चैनल क्या है, उसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ये सारे पैरामीटर्स हमारे डिफाइन करते हैं रिजर्वायर एरिया को, और वो रिजर्वायर एरिया हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है वाटर टाइटनेस पे, ठीक है। एंड ग्राउंड वाटर कंडीशन इन दी एरिया, और उस एरिया का ग्राउंड वाटर कंडीशन कैसा है, मतलब जहाँ पे हम डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ग्राउंड वाटर है या नहीं है, और अगर है तो कितने लेवल पे हमको वहाँ पे ग्राउंड वाटर मिल रहा है, जो हमको थ्रू आउट दी ईयर वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन करके रख सके, ठीक है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम्स है ये हमको फेस होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिजर्वायर और आफ्टर द फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्वायर। तो सबसे मेन और पहला प्रॉब्लम है लीकेज प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता है, डिफाइन रिजर्वायर एंड गिव्स द और डिस्क्राइब दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रिजर्वायर। तो देर आर टू मेन प्रॉब्लम्स ऑफ रिजर्वायर, डेट इज़ लीकेज प्रॉब्लम, वो हम देख चुके हैं, एंड नाउ वी विल सी दी सिल्टिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ सिल्टिंग प्रॉब्लम। लीकेज प्रॉब्लम में इम्पॉर्टेंट है हमारा सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि रिवर्स के हमको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका फ़्लो कैसा है, उसका स्ट्रीम चैनल कैसा है। तो वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे टाइप्स ऑफ रिवर पे, कि हम किस टाइप के रिवर पे हमारा डैम और रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो जो दो मेन टाइप की रिवर्स है, एक वैसे तो बहुत सारी रिवर्स हैं, बट जो मेन टाइप की रिवर होती है वो है इन्फ्लुएंट रिवर्स एंड इफ्लुएंट रिवर्स, ठीक है। तो इन्फ्लुएंट रिवर और इफ्लुएंट रिवर क्या होती है वो देखते हैं हम। यहाँ पे हम दो इमेज देख रहे हैं, ठीक है। ये है हमारी इन्फ्लुएंट स्ट्रीम और ये है हमारी इफ्लुएंट स्ट्रीम। इन्फ्लुएंट स्ट्रीम क्या होती है? इन्फ्लुएंट स्ट्रीम लूजिंग स्ट्रीम होती है, जिसको हम डिसअपियरिंग स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, सिंकिंग रिवर स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, या लूजिंग स्ट्रीम बोलते हैं, जहाँ पे हम वाटर को लूज करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंट स्ट्रीम और रिवर डेट लॉसेज वाटर एज इट फ्लोज डाउन स्ट्रीम। ये वाली जो स्ट्रीम होती है ये डाउन स्ट्रीम फ्लो करती है और ये वाटर को लूज करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लूजिंग स्ट्रीम भी बोलते हैं। और ये है हमारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, जो कि डाउन स्ट्रीम में फ्लो होती है और वाटर को लूज करती है। और ये जो स्ट्रीम होती है ये इनफिल्टर्ड होती है ग्राउंड में और वाटर रिचार्ज करने में हेल्प करती है। मतलब ये वाली जो हमारी स्ट्रीम है ये वाटर नीचे नीचे पानी को इनफिल्टर करती है, पर्कुलेशन करती है, जिसकी वजह से हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छा देखने के लिए मिलता है। मतलब विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रीम वी कैन हैव दी ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जो रिवर है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है और आपको वाइवा में या इंटरव्यू में भी एग्ज़ाम पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो वो वाली रिवर है हमारी इन्फ्लुएंट रिवर, जिसको हम लूजिंग स्ट्रीम भी बोलते हैं। जो पानी जो स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम का जो पानी होता है वो नीचे इनफिल्टर्ड होता है और वो इनफिल्टर्ड पानी जो ग्राउंड वाटर है उसको इंक्रीज करता है, रिचार्ज करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, या आप आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं कि इन्फ्लुएंट रिवर्स आर दोज रिवर्स विच हेल्प टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है हमारा इफ्लुएंट रिवर। इफ्लुएंट रिवर क्या होता है? इफ्लुएंट रिवर एक वो रिवर होती है जो गेनिंग रिवर होती है, इसको हम लूजिंग रिवर बोल रहे थे और ये है हमारी गेनिंग रिवर। मतलब ये वाटर को गेन करती है। अब ये वाटर को गेन कैसे करती है? तो ये जो रिवर होती है ये वाटर थ्रू द ग्राउंड वाटर लेती है, थ्रू दी वाटर टेबल से पानी लेती हैं और थ्रू आउट दी ईयर ये वाली जो रिवर होती है इसमें हमको वाटर देखने के लिए मिलती है। इफ्लुएंट रिवर को गेनिंग रिवर बोलते हैं। जो ग्राउंड वाटर से पानी लेता है उसको बोलते हैं हम इफ्लुएंट रिवर, ठीक है। तो इनफ्लुएंट रिवर होती है हमारी लूजिंग रिवर,
ठीक है, जहाँ पे जो रिवर का पानी होता है वो ग्राउंड वाटर में स्केप हो जाता है, इनफिल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं इनफ्लुएंट रिवर। इफ्लुएंट रिवर मतलब वो रिवर होती है जो गेनिंग रिवर होती है, जो विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल होता है वहाँ से पानी गेन करती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम गेनिंग रिवर। ठीक है, मतलब ये जो वाटर होती है ये थ्रू आउट द ईयर एज इट इज़ होती है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर से वाटर लेती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इफ्लुएंट रिवर। सो दीज आर टू मेन टाइप ऑफ रिवर। यहाँ पे हम रिवर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि हमने देखा है लीकेज प्रॉब्लम भी डिपेंड करता है हमारे रिवर चैनल पे और कैचमेंट एरिया पे कि किस रिवर पे हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किस रिवर पे हमारा रिजर्वायर हमें ज़्यादा वाटर स्टोरेज कैपेसिटी देगा। तो दो टाइप की रिवर होती है, इनफ्लुएंट रिवर और इफ्लुएंट रिवर। इनफ्लुएंट रिवर वो रिवर होती है जो लूजिंग रिवर होती है, जहाँ से पानी नीचे रिवर के थ्रू इनफिल्टर्ड हो जाता है और जो हेल्प करता है हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। इफ्लुएंट रिवर वो रिवर होती है जिसको गेनिंग रिवर बोलते हैं। ये रिवर जो होती है ये ग्राउंड वाटर से पानी लेती है और ये थ्रू आउट द ईयर अपना वाटर लेवल मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो ये है हमारी गेनिंग रिवर और ये है हमारी लूजिंग रिवर। सो दीज आर टू मेन टाइप ऑफ रिवर और ये आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है हम दोनों ही रिवर पे डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट डिपेंड करता है कि वहाँ का लिथोलॉजी कैसा है। ठीक है, जिस टाइप का लिथोलॉजी होगा उस टाइप की हमारा जो फॉर्मेशन है रिवर का देखने के लिए हमें मिलेगा। ठीक है, या तो वो वहाँ का लिथोलेशन जो है वो पानी को लूज करेगा या तो वहाँ का लिथोलेशन पानी को गेन करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड वाटर। So this is one type of the rivers, influent river and effluent river. Influent river are the losing river and effluent river are the gaining rivers. Now next problem है हमारा ground water. So ground water is very very important to understand the problem of the reservoir. So study of groundwater condition in the reservoir and surrounding area is very useful. So जब भी हम कोई डैम या रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमें ग्राउंड वाटर की कंडीशन को अंडरस्टैंड करना, उसको डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहाँ का सर्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जिस एरिया में रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ का जो लिथोलॉजी है, वहाँ का जो ग्राउंड वाटर कंडीशन है वो कैसा है। जो जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि दो टाइप की रिवर होती है, तो हमें जब तक कि रिवर का आइडिया नहीं है तो हम उस जगह पे डैम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ हमने अगर डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया है इन्फ्लुएंट रिवर पे तो वो क्या करेगी, वो पानी इफ्लुएंट रिवर पे अगर हम डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो क्या करेगी, वो पानी को लूज़ कर देगी। ठीक है, तो हमारा जितना भी रिजर्वायर का जो वाटर है वो पानी नीचे परकोलेट हो जाएगा, इनफिल्टर्ड हो जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जगह हमको अवॉइड करनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर हमारा जो पानी का स्टोरेज है वो हमको एज इट इज़ मिले। इसीलिए ग्राउंड वाटर कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसका सराउंडिंग एरिया को सर्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। A water table map can be prepared and based on water table contours, depth of water, groundwater flow etc. we can identify. Water table maps को बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ वाटर टेबल मैप हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से एरिया में पानी का लेवल कितना है। ठीक है, वाटर टेबल कंटूर मैप्स भी हमने देखा है। वाटर टेबल कंटूर मैप्स के थ्रू भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेवल ऑफ वाटर, सी लेवल ऑफ वाटर, कितने फीट पे हमको पानी मिल रहा है, कौन से एरिया में हमको कितना फीट का पानी लग सकता है। ये सारे अजम्पशन, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं हम विद द हेल्प ऑफ दी सर्वे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ये सारे जो पैरामीटर्स है ये हमको बिफोर कंस्ट्रक्शन करने चाहिए। ग्राउंड वाटर क्वालिटी को देखनी चाहिए कि किस टाइप का वहाँ का ग्राउंड वाटर क्वालिटी है, किस टाइप का वाटर हमें उस एरिया से मिल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे कंस्ट्रक्शन से पहले ये वर्क करना। ठीक है, और ग्राउंड वाटर क्वालिटी और ग्राउंड वाटर कंडीशन को डिटरमाइन करना, वहाँ का सर्वे करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सो एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम कोई भी डैम या रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी जो पॉइंट्स है, आप भूल जाओ, बट जब अगर आप इन फ्यूचर कोई इंटरव्यू फेस करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा सिल्टिंग प्रॉब्लम। सिल्टिंग प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया, सिल्टेशन क्या होता है। सिल्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस, वेदरिंग, इरोजन या फ्लड, फिजिकल पैरामीटर्स भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम। ये सारे पैरामीटर्स के थ्रू जो सिल्ट बोल सकते हैं या डस्ट पार्टिकल बोल सकते हैं, ये वाटर अपने साथ बहा के लेकर आता है, या एयर के थ्रू भी ये सिल्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं। और ये जो सिल्ट पार्टिकल्स है, ये आके डैम में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, रिजर्वॉयर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ये प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर चलता है तो इन्वायरमेंट में तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है, बिकॉज एयर का फ्लो भी सेम है, वाटर का फ्लो भी सेम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर साल एक एक लेयर जो सिल्ट की लेयर होती है, वो डैम में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक कुआं है, ठीक है, हमारा एक वेल है जहाँ पे एक टाइम पे पानी का स्टोरेज भी ज़्यादा है, पानी का कैपेसिटी भी ज़्यादा है, बट इन केस उस एरिया में कोई फ्लड आ जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा सिल्टेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मडी हो जाता है, बहुत सारी रेत और डस्ट पार्टिकल्स, सिल्ट, पेबल्स, कोबल्स जो भी है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस वेल में। तो क्या होगा, उस वजह से क्या होगा, हमारा जो वेल का जो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो कम हो जाएगा। वही सेम एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं कि डैम और रिजर्वायर में भी सेम फिनोमेना होता है। एयर वाटर के थ्रू, फिजिकल पैरामीटर्स के थ्रू, या फिर कोई फ्लड के टाइम पे जब भी कोई सिल्टिंग एक्यूमुलेशन होता है सिल्ट का, डस्ट पार्टिकल्स का, ठीक है, तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं डैम में, और हर साल लेयर बाय लेयर एक सिल्टिंग लेयर जो है हमें देखने के लिए मिलती है। और एट द एंड ऑफ द टाइम हमें बहुत ज़्यादा सिल्टेशन देखने के लिए मिलती है इन दी एट द बेस ऑफ द रिजर्वायर। तो उसकी वजह से क्या होगा, रिजर्वायर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वाटर की वो कम हो जाएगी, और उसका जो लाइफ साइकिल है, जैसे कि मैंने बताया है कि सिल्टिंग रेट इज़ डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ रिजर्वायर, और लाइफ ऑफ रिजर्वायर इज़ डायरेक्टली डिपेंड ऑन द सिल्टिंग रेट, ठीक है। तो अगर सिल्टिंग रेट ज़्यादा होगा तो रिजर्वायर की लाइफ कम होगी, सिल्टिंग रेट कम होगा तो रिजर्वायर की लाइफ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरामीटर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसीलिए आफ्टर एवरी 5 और आफ्टर एवरी 10 ईयर्स हम सिल्टिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, ताकि जितना भी जो सिल्ट एक्यूमुलेट हुआ है डैम में, रिजर्वायर में, हम उसको इजीली निकाल सके, और जिसकी वजह से हमारे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो ये जो सिल्टिंग प्रॉब्लम है ये हमें मोस्ट ऑफ द टाइम रिजर्वायर डैम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन द रिजर्वायर इज नोन एज रिजर्वायर सिल्टिंग और रिजर्वायर सेडिमेंटेशन. So obviously it is also known as this sedimentation process also, where we have the sediments in the form of silt, and the accumulation of the sediment is also known as the sedimentation or siltation. Reservoir reduce the storage capacity of the water and life of the reservoir. So silting rate, जैसा कि मैंने बताया कि सिल्टिंग प्रॉब्लम होने की वजह से, सिल्टेशन होने की वजह से जो रिजर्वायर जो है वो वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, और इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है हमारे रिजर्वायर लाइफ पर, ठीक है। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हमें एवरी रिजर्वायर के टाइम देखने के लिए मिलती है। पहला है लीकेज प्रॉब्लम, और दूसरा है सिल्टिंग प्रॉब्लम। लीकेज प्रॉब्लम होते हैं हमारे बेडिंग प्लेन्स, जॉइंट्स, क्रैक्स, फ्रैक्चर्स या फोल्ड के वजह से, और सिल्टिंग प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है वेदरिंग, इरोजन्स या स्ट्रीम फ्लो की वजह से या फ्लड की वजह से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्वायर। और इसका सॉल्यूशन एक ही है कि
जॉइंट्स क्रैक को अवॉइड करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे मटेरियल यूज़ करें ताकि वो जो डैम का स्ट्रक्चर हो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग है, इजीली उसमें जॉइंट्स एंड क्रैक्स ना आए। सिल्टिंग प्रॉब्लम की भी टेक्निक्स अभी बहुत मॉडर्न टाइम में मॉडर्न टेक्निक्स निकल चुकी है ताकि हम सिल्टिंग प्रॉब्लम को रोक सके। और अगर सिल्टेशन कोई डैम या रिजर्वायर में होता है तो हम सिल्ट भी निकालते हैं। सिल्टिंग टेक्निक यूज़ करके हम उस डैम से सिल्टिंग मड जो रहता है, जो एक्यूमुलेट हो जाता है डैम के बेसमेंट में, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सो मेनी टेक्निक्स। सो दीज आर द टू मेन प्रॉब्लम्स वी फेस्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्वायर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपको एग्ज़ाम में पूछता है और ये पूछ भी सकता है। इस पे शॉर्ट नोट्स भी आता है रिजर्वायर पे। सो बी प्रिपेयर ऑन दिस। सो दिस इज silting problems. So that's it. This is the end of the lecture. Here we have completed dams and today we have completed reservoir topic. So हमने डैम्स भी देख चुके हैं, डैम्स के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है और आज का जो टॉपिक था रिजर्वायर ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन दी नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टनल्स एंड दिस इज़ द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हमारा इंजीनियरिंग जियोलॉजी का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे और कुछ भी डिफ़िकल्टी होगी तो प्लीज़ आप पूछिए। और ये तो हमारा अभी सेशन ख़त्म होने के लिए आ गया है, प्रैक्टिकल्स भी आपके बहुत एक या दो बचे हुए हैं। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे एग्ज़ाम दीजिए बिकॉज़ मैंने जब क्वेश्चंस पेपर चेक किए तो आई हैव सीन सो मैनी क्वेश्चंस एंड आंसर जो कि बहुत ही चीटेड थे और आई नो कि आप सभी चीटिंग करके लिख रहे हो एक्सेप्ट सम स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट फ्यू स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें। सो डेट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर एंड तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम टनल्स डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।